अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत सी धमाकेदार किस्म की खबरें हैं और मुमकिन तौर पर हमारा ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे व्लॉग को मुकम्मल देखना है क्योंकि खबरें जो हैं बड़ी अहम हैं। खबरें कौन कौन सी हैं उनकी हेडलाइंस आपको बताते चलूँ। एक तो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े केसेस की समाअत मुकर्रर की और दोनों केसेस की जो समाअत होगी बरोज़ सोमवार होगी, कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 3 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये केसेस कौन से आपको ये भी बताते चले। एक केस तो ये है कि सिविलियन का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के अंदर, ये कि 9 मई के वाकयात के बाद जो सिविलियन का ट्रायल होने जा रहा है जी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उसके हवाले से दरख्वास्तें जो मुतअद्दिद आई हुई हैं उनके ऊपर समाअत होगी। और इसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया ना, बेंच बड़ा अहम है कि कौन सा शख्स है, कौन से वो जस्टिस हैं जो इस बेंच को लीड करेंगे। और फिर आपको पता है कि इस केस का ताल्लुक बराह रास्त इमरान के साथ है कि इमरान को बेनिफिट होने जा रहा है या तरीके इंसाफ के ऊपर मजीद रगड़ा लगने जा रहा है, ये इस केस के फैसला आने पर हमें पता चलेगा। दूसरी के जो दरख्वास्त है वो कौन सी है। दूसरी दरख्वास्त ये है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने या बर वक्त इलेक्शन करवाने के हवाले से दरख्वास्त है। और ये दरख्वास्त जो जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने जमा करवाई थी। ये आज की दरख्वास्त नहीं, ये बंदियाल दौर की दरख्वास्त पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपको बताता चलूँ। और ये है कि मुश्तरका मफादात कौंसल ने जो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन के हवाले से ये बताया था कि वो जो नई हल्का बंदियां हैं, जो मरदमशुमारी है, उसके मुताबिक ये सारे मामला जो है वो आगे बढ़ने चाहिए। तो इस बेसिकली उनका जो फैसला था उसके खिलाफ ये दरख्वास्त है वो दायर की गई है। इसको कौन कौन से जज जो है वो टेकअप किया है, कौन कौन से इस बेंच के अंदर शामिल है, मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ तो वतन वापस आ रहे हैं, बड़ा उनका ज़बरदस्त किस्म का बलिहाना किस्म के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। किस किस्म का इस्तकबाल होगा ये अपनी जगह, लेकिन जो अहम क्वेश्चन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी जुडिशरी है, अदलिया है, वो कहाँ पे खड़े हैं। यानी कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ की वतन वापसी या फिर आगे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके हवाले से हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, जुडिशरी कहाँ पे खड़ी है, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी बड़ी खबर है वो शेख रशीद की है कि शेख रशीद ने भी इमरान खान की हस्ब तवक्को मंजी ठोके रख दी है। शेख रशीद का इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी सिविलियन का जो ट्रायल होने जा रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। लेकिन सबसे अहम बात, ये एक बहुत बड़ा केस है जिसका ट्रायल होने जा रहा है, मतलब जिसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बड़ा आजमाइशी केस होगा। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 रुकनी एक जो बेंच है वो तश्कील दिया है। और आपको ये भी बताते चलें कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो पास हो गया है, तो अब बेंच बराह रास्त सिर्फ चीफ जस्टिस अकेला नहीं बनाता बल्कि उनके जो साथी 2 जजेस होते हैं मोस्ट सीनियर, वो भी उसके साथ शामिल होते हैं और वो मिल के फैसला करते हैं कौन से केसेस इनको टेकअप करना है और कौन कौन से लोग बेंच के अंदर बैठेंगे। अब ये चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच बनाया, लेकिन बेंच तो बन गया है और इसके ऊपर जो बातें हो रही हैं ना कि ये जो बेंच बना दिया है, जो हम ख्याल जजेस थे उनको लाइन के अंदर लगा के रख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने। और ये जो बेंच बना है 5 रुकनी बेंच बना है जिसकी सरबराही करेंगे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो वो इसकी सरबराही करेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा इस बेंच के अंदर शामिल होंगे। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ने जिसे कहते हैं ना एक फ्लाइट को किक करना और बाउंड्री लाइन से बाहर बाल को पहुँचा देना, यानी कि एक ऐसा स्ट्रोक खेला है चीफ जस्टिस ने कि जो हम ख्याल जजेस से उनको एक लाइन के अंदर लगाकर उनके मत्थे बड़ा केस लगा दिया कि अब इससे आप निकलें, आप जाने और ये जाने, आपने इसके ऊपर फैसला देना है। और आपको पता है जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर इदारे की अगर बात की जाए तो वहाँ पे फैसला देते हुए भी ज़रा इन्हें थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ भाई हमने कहाँ पे पंगा लिया या फिर कहाँ पे हम खड़े हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली ये जो बेंच बना है तो ये जब तक ये फैसला करता है तो उसके बाद ही जाके पता चलेगा कि इमरान का आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताएं कि तरीके इंसाफ कम अज़ कम इसके ऊपर खामोश नजर आएगी, क्योंकि वो जजेस इस बेंच के अंदर शामिल हैं जिनके ऊपर वो मेरे ख्याल में तनकीद नहीं करेंगे या फिर तनकीद नहीं कर सकते। दूसरा जो केस है
वो इलेक्शन के हवाले से है। और इलेक्शन के हवाले से ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी ने एक दरख्वास्त दायर की थी और ये दरख्वास्त उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने ये फैसला दिया था। चूंकि मरदमशुमारी हो गई है, मरदमशुमारी के तहत ही जो है वो नई हल्का बंदियों के तहत ही इलेक्शन करवाए जाएँ, जो कि इलेक्शन डिले हो गए हैं। और उसी सिलसिले के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार ने एक पिटीशन दायर की थी कि ये बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए और उसको उस वक्त बंदियाल जब चीफ जस्टिस से तो उन्होंने इसको टेकअप नहीं किया था और अब जस्टिस फाइज ईसा ने इसको टेकअप कर लिया है। 3 रुकनी बेंच बनाया और 3 रुकनी बेंच की जो सरबराही कर रहे हैं वो खुद काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो खुद इसकी जो है वो सरबराही कर रहे हैं। अब ये दोनों केसेस मंडे को यानी कि सोमवार को लगेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम नंबर 1 और कोर्ट रूम नंबर 3। यानी कि एक बड़ा जो आप कह सकते हैं एक सरप्राइजिंग किस्म के ये केस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैक वक्त दोनों की जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे ही अपनी नशिस्त के ऊपर बैठे हैं, जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया 1 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने बड़े बड़े केसेस को टेकअप कर लिया। शायद वो केसेस जिनको बड़े बड़े जो चीफ जस्टिस नामवर जो अपने आप को कहलवाते थे वो भी इनको टेकअप करने से जो वो गुरेज़ां थे। आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर, और दूसरी खबर है नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब तो वतन वापस आ रहे हैं, बड़े धूम धड़ल्ले के साथ आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनका इस्तकबाल तारीखी होगा और अनोखा भी होगा। अनोखा इसलिए लिहाज से कि जो नून लीग की जो लीडरशिप है उन्होंने एक कंपनी जो है वो एयर कंपनी है उसको हायर कर लिया है, निजी कंपनी है, और उसके हेलीकॉप्टर तकरीबन 1.5 घंटे तक लाहौर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड के ऊपर जो है वो फूलों की पत्तियां निछावर करते रहेंगे। ये तो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के वाले साहब। लेकिन आप अहम खबर जो जानना चाहेंगे वो खबर ये है जो सबके आपके ज़हनों के अंदर भी सवाल उठ रहा होगा कि नवाज शरीफ वतन वापस तो आ रहे हैं लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट में कहाँ पे खड़ी है, जुडिशरी जो पाकिस्तान की वो कहाँ पे खड़ी है, क्योंकि जो पिछली बार नवाज शरीफ को हटाया गया था उसके अंदर इन दोनों का बड़ा अहम रोल था और नवाज शरीफ ने इन्हीं दोनों के ऊपर अभी भी वो सियासत करना चाह रहे थे, वो बयानियाँ डेवलप करने जा रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ दीगर क़यादत ने उन्हें मना कर दिया कि फ़िलहाल आप इस चीज़ को रहने दें। अब ये बड़ा एलिमेंट है। पहली बात तो ये है कि जैसे नवाज शरीफ अभी वतन वापस नहीं आ रहे थे, जैसा उनका प्लान था उसी प्लान के मुताबिक उन्हें जमानत मिल गई। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि हस्बे मंशा जो नवाज शरीफ चाह रहे थे, जैसा उन्होंने प्लान किया था, उनको प्लान के जो है उसको आगे एक दिन भी आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं आई। कोर्ट के अंदर से उन्हें बड़ा रिलीफ मिल गया, यानी कि उनके लिए ग्राउंड जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और जलसा भी उन्हें उसकी इजाज़त भी मिल गई। उनको फूलों की पत्तियाँ निछावर करने के लिए जो है वो जहाज़ों के ज़रिए से वो पत्तियाँ निछावर करने की भी जो है वो इजाज़त मिल गई। और बाकी सिक्योरिटी 10,000 पुलिस एहलकार हैं, 3,000 जो है वो ट्रैफिक वार्डन ने उनकी तैनाती हो गई है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं और जो कहने वाले लोग हैं या फिर जो समझ बूझ रखने वाले हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ के लिए रास्ते साफ हो गए हैं। नवाज शरीफ तमाम के तमाम इदारों को भी काबिल कबूल हैं, और काबिल कबूल क्यों ना हो, बड़ी जो चीज़ है आप उस चीज़ को नोट करें कि पाकिस्तान की अगर 2 बड़ी जो सियासी जमातें नवाज मुस्लिम लीग नून है और तहरीक इंसाफ है, अब जो इमरान खान है तहरीक इंसाफ है इस्टेब्लिशमेंट के ज़ाहिर है वो अभी वो और इस्टेब्लिशमेंट को उनका आपस में कोई पैचअप नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस्टेब्लिशमेंट के जो दुश्मन है, मैं उसे दुश्मन कहूँगा कि जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो पाकिस्तान का इदारा है, इदारे के ऊपर जिन्होंने चढ़ाई की, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ का और इस्टेब्लिशमेंट का जो दुश्मन है या फिर पाक फौज का दुश्मन है या फिर उनके एंटी जो चल रहा है वो तो इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है। और अगर तहरीक इंसाफ उनके एंटी है तो फिर मुस्लिम नून उनके लिए एंटी नहीं हो सकती। और इसीलिए अगर आपको अदलिया की बात करें तो अदलिया के अंदर बड़ी तब्दीली आ गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आ गए जिनके लिए नवाज शरीफ का होना ना होना बराबर है, यानी कि वो ऐसे शख्स हैं कि वो जानबदारी नहीं दिखा सकते और ना ही जो वो किसी के वाले से उनके दिल के अंदर अनाद है। अनाद से मुराद ये है कि इस माजी के जो चीफ जस्टिस थे उनकी जो ऑडियोज़ मुबैना तौर पर लीक हुई हैं उनके अंदर तो ये कहा जा रहा था कि हमने नवाज शरीफ को हर सूरत जो है वो अड्डे लगाना है, हमने नवाज शरीफ को लाजमी सजा देनी है, इमरान खान को हमने लाना है। तो उनके दिलों के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ इनाद था। और वो केसेस थे जिनको बाद में मतलब वो जिन लोगों ने केस किए थे, जिन इदारों ने जो है वो केसेस किए थे, वही उसको जो है वो आगे प्रोसीड ही नहीं करवा पाए, उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था। मतलब अल्ले तल्ले के साथ उस वक्त नवाज शरीफ को सजाएं दी गई। और अभी जो जज हैं काजी फाइज ईसा, चूँकि उनके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये पूरी जुडिशरी का एक रोल ही चेंज हो गया है और रोल ये सामने आया है कि उन्हें परवाह नहीं है कि नवाज शरीफ होते हैं नहीं होते, उन्हें इससे किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं है। यानी कि जो उसूली मौक़िफ़ होगा, जो आईन और कानून के मुताबिक चीज़ होगी उसके मुताबिक वो फैसले करेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जहाँ तक बात है, इमरान खान
चूंकि एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गए थे, इमरान खान ने इदारे के ऊपर हमला किया, इमरान खान ने इदारे के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। जब ये सारी चीज़ें डेवलप होकर हमारे सामने आ गई हैं तो आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ और स्टैब्लिशमेंट दोनों का जो दुश्मन है, ये दोनों का जो एंटी है वो इमरान खान ने तहरीक इंसाफ है। तो अभी नवाज शरीफ के लिए ग्राउंड इस तरह जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है कि नवाज शरीफ आने वाला इलेक्शन, अगर खुदा न खास्ता कोई चेंजिंग ना आ गई, बड़ी डेवलपमेंट सामने ना आ गई, तो आराम से इलेक्शन कंटेस्ट भी करेंगे और उसके बाद जो वो इलेक्शन जीत भी जाएंगे। क्योंकि 2018 के अंदर आप देखें कि नवाज शरीफ के खिलाफ बड़ी मशीनरी जो इस्तेमाल हुई है, चाहे आप जुडिशरी लिहाज से कहें, उनको जेलों के अंदर बंद करवाने से उसकी तरफ आप इशारा देखें, या फिर आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि कैसे आरटीएस सिस्टम बिठाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम नून वो जमात थी जिसने अच्छी खासी सीटें ली हैं। पंजाब के अंदर ये अकेले गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन क्या किया गया, वहाँ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई और वहाँ पर इंजीनियरिंग करने वाले जो थे आज वो न्यूट्रल हैं, आज वो बिल्कुल साइलेंट किए हुए हैं। आज उन्हें इससे प्रमाण नहीं है कि हमने आरटीएस बैठाना है इमरान खान के लिए। अभी इमरान खान के लिए आरटीएस बैठाने वाला कोई नहीं है। और अगर 2018 के अंदर मुस्लिम नून पंजाब के अंदर से बड़ी सीटें लेने के अंदर कामयाब हो जाती है, तो जब 2023 के अंदर जब मैदान ही उनके लिए साफ है, इमरान खान जेल के अंदर है, नवाज शरीफ ने इमरान खान की जगह ले ली है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को या फिर मुस्लिम नून को कोई बड़ी इतनी मुश्किल नहीं होगी कि वो अपनी गवर्नमेंट आराम से ना बना लें। अब आ जाते हैं जी जो खबर है शेख रशीद के वाले से। चूँकि शेख रशीद का इंटरव्यू आ गया है, शेख रशीद का इंटरव्यू किया है जी मुनीफ फारूक ने, समा न्यूज़ के ऊपर होते हैं, उनका प्रोग्राम है और आज रात 8 बजे तकरीबन उनका इंटरव्यू ऑन एयर हो जाएगा। उनका जो इंटरव्यू है बड़ा दासू किस्म का होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा उस्मान डार का जैसे इंटरव्यू आया, जैसे सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू आया, और ये जो रिसेंटली जो फ़ारिक हबीब साहब हैं उनका जो इंटरव्यू आया, इन सबके इंटरव्यूज़ के अंदर आपने एक बात खासियत के साथ देखी कि ये वो लोग हैं जो खुल के, जिन्होंने इमरान के बयानिए को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने खुल के ये कह दिया कि इमरान खान 9 मई के वाक़े के पीछे इमरान खान था, फौज के अंदर डिवीजन पैदा करने वाला इमरान खान था, फौज को अपना दुश्मन मानने वाला वो कौन था? वो इमरान खान ही था। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ओपन हो गई। लेकिन शेख रशीद साहब बड़े दबंग किस्म के लीडर हैं और वो डट के खड़े थे। वो कहते थे मेरे खून के आखिरी कतरे तक मैं लड़ूंगा, इमरान खान के साथ रहूंगा, मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, मैं जिसके साथ खड़ा हो जाऊँ वहाँ पे चट्टान की तरह खड़ा रहता हूँ। ये शेख रशीद इसलिए कहते होते थे ना क्योंकि शेख रशीद जिनकी वो तारीफ़ें किया करते होते थे, गेट नंबर 4 का अपनी स्पीचेस के अंदर जब वो तस्करा किया करते थे, या फिर अपने आप को उस इदारे का स्पोक पर्सन के तौर पर जब वो सामने लाते थे, इदारे की जानब से बड़े बड़े इंकशाफात ये किया करते थे और उसी जबरदोस्त के अंदर ना ये इलेक्शन भी ऐसे ही जीता करते थे। तो अब ये है कि वही शेख रशीद, आपको पुराने शेख रशीद आप नहीं मिलेंगे। आप इंटरव्यू देखेंगे, इशाश बिशाश उसके अंदर ज़रूर होंगे, घर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि शेख रशीद आपको वो नहीं मिलेंगे जो माजी के अंदर रजिस्ट करता था, मजम्मत करता था, इमरान खान के बयानिए को फॉलो करता था। अब आपको वो शेख रशीद मिलेगा जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। और जब सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाए तो फिर आपको पता है ना वो सदाकत अली अब्बासी ने क्या कहा था, उस्मान डार ने इमरान के वाले से क्या कहा था, वो फैजल हसन चौहान ने कौन कौन से इंकशाफात किए थे कि मैं फलां मीटिंग के अंदर मौजूद था जहाँ पे ऐसे जो है वो हमें डिक्टेट किया गया कि आपने लोगों ने सारे जो है वो GHQ की तरफ जाना है, आपने आर्मी की तनसीबात की जानब जाना है। तो अब मोस्ट प्रॉबेबली जब इनका ये इंटरव्यू नशर हो जाएगा तो इमरान खान का जो ताबूत है ना उसके अंदर एक और कील ठोक जाएगी। यानी कि इमरान के ताबूत के अंदर मैं आखिरी कील का इसलिए नहीं कह रहा कि वो तो जुडिशरी ने ठोकनी है या फिर मिलिट्री कोर्ट ने जाके ठोकनी है। अब मिलिट्री कोर्ट से याद आया कि जो मैंने पहले आपसे तस्करा किया था कि सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होंगे या नहीं होंगे, उसके वाले से जो अब जो है वो उसकी समाज समवार से शुरू हो जाएगी। और अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इसका ट्रायल इमरान का बनता है, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले ब्लॉग के अंदर कि इमरान खान के खिलाफ एविडेंस मौजूद हैं, ऑडियो की सूरत में फोरेंसिक हो चुके हैं, वीडियो की सूरत के अंदर मौजूद हैं। 28 के करीब लोगों ने इस चीज़ को तस्लीम किया, जो लोग गिरफ्तार थे, जो लोग इस 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस थे, उन सब ने इमरान की तरफ इशारा किया है कि हमारा जो रोल मॉडल था, जो बेसिक शख्स था, जो मेन पर्सन था, जो लीडिंग पर्सन था जिसने 9 मई का वाक़या हमसे करवाया, वो इमरान खान है। यानी कि जो मेन किरदार है वो इमरान को जो है वो काउंट किया गया है उन 28 लोगों की जानिब से। और अब शेख रशीद की भी गवाही आने वाली है कि कैसे 9 मई का वाक़या हुआ, कैसे इन लोगों को इमरान ने तैयार किया और क्यों इमरान खान फौज के अंदर डिवीजन चाहता था या फिर इमरान ने फौज के ऊपर क्यों अटैक किया। तो अब तक की ये सारी न्यूज़ जो थी आपके साथ डिस्कस की हैं। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।